तो नया भारत जाति व्यवस्था पे ना होकर सेकुलर एजुकेशन पे होना चाहिए, साइंटिफिक एग्रीकल्चर पे होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर पे होना चाहिए। 2021 का सेंसस अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, पहला दूसरा चरण शुरू भी नहीं हुआ है, बस 26 कॉलम में एक और कॉलम लगाना है जाति का, वो भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो मानसिकता क्या है आप सब जान ही रहे हैं। 236 बिल पास हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 सालों में। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मात्र 70 ऐसे बिल थे जिसपे डिबेट, डिस्कशन और डाइसेंस हुआ, बाकी सब बिल वैसे ही पास हो गए। गरीब और वीकर सेक्शन का सबसे ज़्यादा हानि होने वाला है। गुजरात में अगीब स्थिति में आप जो है इंस्टीट्यूट खोल दीजिए, कुछ भी खोलिए, वहाँ पर आपका भारत का कानून नहीं है। लैटरल एंट्री का तो कोई कॉन्सेप्ट ही, रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा अगर लैटरल एंट्री आ गया तो। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का जो कॉन्सेप्ट है, जो सम्राट अशोक के जो 24 स्कोप है, उसमें जो बातें दी गई है, चाहे प्रजातंत्र की बातें हो, सामाजिक क्रांति की बातें हो, आज़ादी और समानता की बातें हो, इन सभी में तारतम्य होगा, तभी जाकर एक नया भारत जो नेहरू कहते थे और सोशल रेवोल्यूशन की बात के सांथनम ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठाया कि हमें ऐसा भारत बनाना है जहां मध्यकालीन से उठकर हमें एक नया भारत की तरफ जाना है। तो नया भारत जाति व्यवस्था पे ना होकर सेकुलर एजुकेशन पे होना चाहिए, साइंटिफिक एग्रीकल्चर पे होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर पे होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इस देश में वन थ्रेशोल्ड टू अनदर थ्रेशोल्ड आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे अग्रसर हुए। लेकिन जो आज चर्चा का विषय है पोस्ट मंडल, तो बीपी मंडल जी को जब हम याद करते हैं तो कहीं न कहीं हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को भी याद करना बहुत आवश्यक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए बिहार में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, सहायता लेकर बनी, लेकिन जो पहले ओबीसी मुख्यमंत्री थे वो बीपी मंडल जी को बनाया गया। जगदेव बाबू का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को अलग करके संयुक्त दल बनाया और कांग्रेस से लेकर मदद लेकर बीपी मंडल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और मंडल आयोग जो है कहीं न कहीं जो जगदेव बाबू का जो जितना भी नारा है, जो काम है, उसी को रेप्लिकेट करता है। मंडल आयोग के जो सारे जो जितने प्रोविजंस हैं, तो मंडल आयोग जब लागू हुआ देश में तो कहीं न कहीं जगदेव बाबू का भी उसमें अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। अब बात 1989 में आती है, जब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, आप सब जानते हैं, एक जीता जागता इंस्टीट्यूशन है। लेकिन आप देखिए 1989 जो भारत जो 1989 और प्री 1989 में देखिएगा, तो ये जो बदलाव भारत में हो रहा था, ये बदलाव सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। फ्रांस के क्रांति के 200 साल बाद पूरा देश में देखिए शीत युद्ध खत्म हो गया, सोवियत यूनियन 15 देशों में विखंडित हो गया, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में प्रजातांत्रिकरण का लहर चल रहा था। भारत भी इसमें अकेला नहीं था, भारत में भी बदलाव हो रहे थे और उस बदलाव के एक जो दूतक थे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी थे। 1989 से लेके आज तक हम लोगों ने जाति जनगणना को लेकर हमेशा बात कहा। बीपी सिंह के समय भी ये होने वाला था, लेकिन सरकार चली गई। देवगौड़ा जी के समय जब ये आया बात, लालू प्रसाद यादव जी ने ये अग्रीमेंट करवाया कि 2001 में जाति जनगणना होगी सेंसस में, लेकिन सरकार चली गई, वाजपेयी जी की सरकार आई। फिर हम लोग फिर दोबारा सरकार में आए यूपीए 1 में, तो ये अग्रीमेंट हुआ कि ये जाति जनगणना होगी और 2011 के सेंसस में ये हुआ भी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, जिसका डाटा आज भी पड़ा हुआ है केंद्र सरकार के पास। अरुण जेटली कहते हैं कि भाई उसमें करप्ट है डाटा, लेकिन सेंसस कमिश्नर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला कि 99.9% डाटा करप्ट फ्री है, इसको पब्लिश किया जा सकता है। 2021 का सेंसस अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, पहला दूसरा चरण शुरू भी नहीं हुआ है, बस 26 कॉलम में एक और कॉलम लगाना है जाति का, वो भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो मानसिकता क्या है आप सब जान ही रहे हैं। इन बातों को लेकर हम लोग चर्चा करते रहते हैं, चूँकि यंग स्टूडेंट भी हैं, इनको भी जानना आवश्यक चीज़ें हैं। लेकिन देखिए ठीक इसी प्रकार
तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सोशल डेवलपमेंट के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आइडिया लाया। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई, जो है पूरा कंपोजिट डेवलपमेंट की जो बात कही, और जातीय जनगणना जो कराया, उसमें जितने भी जो कास्ट सर्वे जो कराया, उसमें जितने भी पैरामीटर्स आते हैं, अगर पॉलिसी बनेगी तो तीव्र गति से जो है एम्पावरमेंट होगा। इस कारण से हम लोगों ने बनाया था। अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ साथ अभी पार्लियामेंट में जिस तरीके से डिस्कशन और डिबेट हो रहा है पिछले 10 सालों में, अब मैं दूसरे बात पे आता हूँ, पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस पे 236 बिल पास हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 सालों में। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मात्र 70 ऐसे बिल थे जिस पे डिबेट, डिस्कशन और डाइसेंट हुआ, बाकी सब बिल वैसे ही पास हो गए। और जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण था, जो एक्ट बना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें तो कोरोना का समय था, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, ऑनलाइन ही ये सब काम हो गया था। स्टेक होल्डर से इसमें पूछा तक नहीं गया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उस जितने भी हमारे साथी लोगों ने अभी जो बातें कही, यूजीसी को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, फंडिंग को लेकर, ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि ये डिबेट नहीं हुआ पार्लियामेंट में जब ये एक्ट पास हो रहा था। उसमें भयावह चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पे प्रोफेसर भी हैं और यंग जनरेशन जो आने वाले प्रोफेसर हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हेकी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बन गया है इस एक्ट के तहत, जो कि यूजीसी को रिप्लेस करेगा। और ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक एडवाइजरी बॉडी के अंदर काम करेगा, जिसके हेड होंगे भारत के एजुकेशन मिनिस्टर। यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर चाहेगा वो भारत में एजुकेशन संस्थाओं में क्या होगा वो डिसाइड करेंगे हेकी के माध्यम से। और हेकी के भी 4 विंग है। 4 विंग कौन है? पहले रेगुलेशन का, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा हेकी के अंदर। फिर उसके बाद जो होगा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो हम लोग सब जानते हैं उसके बारे में, नेक के बारे में। तीसरा होगा हायर एजुकेशन ग्रांट इंस्टीट्यूशन, जो कि फंडिंग करेगा। और चौथा होगा जनरल एजुकेशन कमीशन। तो ये 4 विंग हैं और चारों के जो चीज़ इतने भयावक हैं कि ऐसा माना जा रहा है, जो बातें आप लोग अंकित कर रहे हैं कि इसमें गरीब और वीकर सेक्शन का सबसे ज़्यादा हानि होने वाला है। और उससे भी बड़ी बात है कि जो बीओजी है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, अभी जो यूनिवर्सिटी जेएनयू हो या डीयू हो या कॉलेजेस जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, उसमें एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और स्टाफ काउंसिल होता है। इन सभी को रिप्लेस कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस लाया गया है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का काम है कि पूरे संस्था को किस तरीके से किसकी अपॉइंटमेंट करनी है, किस संस्था को कितना फंडिंग सरकार से दिलवाना है या फिर प्राइवेट लोन लेना है, उस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ही डिसाइड करेगा आपका एग्जिट पॉलिसी और एंट्री पॉलिसी। तो ये भयावह चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ जो नैक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इस नैक के तहत तो 3 कैटेगरी है, ए बी सी। अगर आप ए कैटेगरी में अगर चले गए, अच्छे हो गए, सेंट स्टीफेंस की तरह, हिंदू कॉलेज की तरह, तो आप ऑटोनोमस हो जाते हैं, सेल्फ हो जाते हैं। सरकार आपसे अलग हट जाएगी क्योंकि आप सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चों से पैसा लीजिए, बाहर से लोन लीजिए, आप जैसे कॉलेज को चलाना चाहते हैं वैसे चलाइए। और जो सी कैटेगरी है उसको स्लोली मर्ज कर दिया जाएगा। तो मर्ज कैसे किया जाएगा? अगर कोई 2 कॉलेज है जहां 3000 से कम बच्चे हैं, उन दोनों कॉलेज को मर्ज कर दिया जाएगा। जहां पे ऑनर्स नहीं है, प्रोग्राम चल रहे हैं, उन कॉलेजेस को मर्ज किया जाएगा। तो गाँव देहात में जो कॉलेजेस हैं 5-5, 7-7 किलोमीटर के दूर, अगर 2 कॉलेज को मर्ज करेगा तो इन बच्चों का क्या होगा और वहाँ का एजुकेशन स्ट्रक्चर और खासकर बच्चियों का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो इस तरीके के एक्ट में प्रावधान है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले जा सकते हैं फ्री, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसा कि ऑलरेडी 2 यूनिवर्सिटी भारत में आ गया है। गुजरात में सुधाकर जी साहब वहाँ पर गए हैं, गिफ्ट जोन बनाया गया है, गिफ्ट सिटी। अब गिफ्ट सिटी में आप जो है इंस्टीट्यूट खोल दीजिए, कुछ भी खोलिए, वहाँ पर आपका भारत का कानून नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के 2 यूनिवर्सिटी हैं, डैकिन और वुलमन, वहाँ आ चुके हैं और उसका फीस स्ट्रक्चर जो है 25 लाख और 35 या 40 लाख रुपया है फीस स्ट्रक्चर। तो आप इसी से समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। इसी तरीके से 10% लैटरल एंट्री होगा। तो लैटरल एंट्री में तो आप रिजर्वेशन की जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, लैटरल एंट्री का तो कोई कॉन्सेप्ट ही, रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा अगर लैटरल एंट्री आ गया तो। इसके साथ डिजिटल डिवाइड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा चीज़ है
कि 40% जो कोर्सेज है हमारे कॉलेज में साथी जो पढ़ा रहे हैं वो ऑनलाइन होंगे। तो 40% ऑफ द कोर्स जो होगा टोटल वो ऑनलाइन कोर्स हो जाएगा। तो जो हमारे वंचित वर्ग के लोग हैं कितने इक्विप्ड हैं, उनके पास कितनी जो है इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम उस तरीके का पढ़ाई कर सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। इसके साथ फेलोशिप की बात आ ही गई है और पिछले 10 सालों में लगभग 65% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस देश में खुला है। तो जो संविधान के निर्माताओं का जो मूल्य था वेलफेयर स्ट्रक्चर का, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का, चाहे वो आरक्षण को देख लीजिए या फिर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, 65% अगर यूनिवर्सिटी प्राइवेट खुल रही है तो स्टेट अपना हाथ पीछे खींच रहा है और आपको हेफा के माध्यम से यूनिवर्सिटी को लोन दे रही है। जेएनयू मुझे लगता है कि 500 करोड़ ले लिया और ड्यू 1000 करोड़ ऑलरेडी ले चुका है। स्टूडेंट को प्रेरित किया जा रहा है लोन लेने के लिए, टीचरों को भी प्रेरित किया जा रहा है लोन लेने के लिए। इतना ही नहीं, और पिछले 10 सालों का आप देखिए, जब यूपीए 2 गई थी तो 4.77 जो है जीडीपी का जो है एजुकेशन पे खर्च होता था, आज ये घट के 2.5% पर आ गया है एजुकेशन का खर्च। और इससे भी बड़ी बात, जो 2004 में जो एजुकेशन सेस आया था, 2004 का एजुकेशन बजट देखिएगा यूपीए 1 का, तो वो कहीं ज़्यादा था अभी के बजट से, क्योंकि आज 1,20,000 करोड़ मिला है। 65,000 करोड़ तो एजुकेशन सेस जो भारत की जनता है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग को एजुकेशन सेस दे रही है। तो 65,000 करोड़ अगर माइनस करते हैं 1,20,000 करोड़ से, तो ये मुझे लगता है कि 55,000 करोड़ है, जो कि पूरे साउथ एशिया में सबसे कम कहीं एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, तो भारत पे खर्च हो रहा है। तो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एक लब्ध की तरह, गरीबों का जो जिस तरीके से अंगूठा काटा गया है उसी तरह गरीबों का अंगूठा काटने की ये साजिश है। तो संसद में जो बहस आगे चलनी है, इस बात को हो कि पार्लियामेंट में डिबेट डाइसेंट हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आज़ाद भारत का सबसे मजबूत विपक्ष बनकर आया है, तो इसमें ये जो है कि पार्लियामेंट में आप ऐसे ही बुलडोज करके बिल कोई नहीं पास कराया जा सकता। और जो एजुकेशन में खासकर एजुकेशन सेस है, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेस जा कहाँ रहा है, वो एजुकेशन सेस को डाइवर्ट कहीं किया जा रहा है। इसके ऊपर सुधाकर जी हैं, संजय जी हैं, ये लोग बात को मुझे लगता है कि उठाएंगे ही उठाएंगे। और हम लोग एज ए स्पोक्स पर्सन लगातार टेलीविजन चैनल पे लिखने के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से उठाते रहते हैं। तो इन्हीं, चूँकि समय का जो है सीमित दायरा है, तो इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।